हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई में जनवरी 2024 अटेम्प्ट में पूछे गए थे। ओके, सो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस, सो उसको एक बार जरूर चेक करें, आपको हेल्प होगी जेई के लिए और नीट के लिए भी। सो फिलहाल में हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए, इसको क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा कंसेप्ट अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप याद रखें कि जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है वो उसका फॉर्मूला जो होता है n × n+2 स्क्वायर रूट होता है। ओके, नाउ n यहाँ पे होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए हुए n के। ओके, सो अगर आप इसको देखिए पहले से फर्स्ट वाला 3D7 को देखते हैं। ओके, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर इधर देखोगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं यह लिख देता हूं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इधर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये पेयर हो गए। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली इस वाले में अगर देखोगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इधर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे हो गए 4। अब इसमें या तो आप जो बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैं पहले का कैलकुलेट करूंगा तो म्यू क्या हो जाएगा 3 × 3 + 2। इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे गलती हो जाती है क्योंकि टाइम भी कंज्यूमिंग होता है। तो इससे अच्छा आप ये या तो ये देखिए कि जो म्यू है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। सो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन जिसमें भी, तो उतना ही उसका म्यू ज्यादा होगा। तो इसलिए या तो आप को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है मोमेंट। अगर आपको बस ये देखना है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, आपको सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड जिसमें ज्यादा होंगे वो निकाल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब तक जितना आपने देखा उसके अकॉर्डिंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 आंसर आ रहा है। करेक्ट। नाउ एक चीज इसमें आप हमेशा याद रखें कि जो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जब इनको आप n × n+2 का स्क्वायर रूट में आप डालते हो तो लगभग ये वाली वैल्यूज आती है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि देखिए अगर n0 था तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, n1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग एंड 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हैं। तो अगर आप वैसे भी देखोगे तो यहां से भी कैलकुलेट करके इसी तरह वैल्यू आ रही है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट दे देंगे आपको और 5.92 के बजाय फॉर एग्जाम्पल 5.72 दे दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 5.72 म्यू इक्वल n × n+2 करेंगे, सपोज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछे हैं। करेक्ट। अब वो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो बहुत गलत मेथड है। आप हमेशा समझे 5 पॉइंट समथिंग है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आंख बंद करके ये सोच लो। ओके, तो 4 है तो यानी 4 पॉइंट समथिंग होगा इसमें, एंड दैट इज वाई ये आपका करेक्ट आंसर इससे भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस अकॉर्डिंग टू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज। अगेन गाइज वही स्पिन ओनली में जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू इक्वल्स टू n × n+2 का स्क्वायर रूट। अगेन जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो आपको ये पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर रूट है n × n+2। ओके, तो बस आप जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतने ही आपका म्यू भी ज्यादा हो जाएगा। बस आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड देखना है इसमें। Fe F6 में जो आपका F है इसे बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड है, H2O भी वीक फील्ड लिगेंड है और ये भी अगेन वीक फील्ड लिगेंड हो गया इस केस में। ओके, तो इसमें Fe F6 में Fe की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो कैसे निकालोगे, Fe-6 F की -1 होती है तो इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे हो जाएगी Fe+3। सिमिलरली V की इसमें 0 है तो V+2 एंड अगेन Fe+2। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे Fe3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल क्या होगा 3d5। ओके, इसका 3d3 एंड अगेन इसका 3d6 होता है। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए आप कैसे देखना है, 1 2 3 4, तो ये कितने 5 है, 1 2 3 4 5 वीक फील्ड लिगेंड है तो ये अलग अलग पहले भरे जाएंगे। ओके, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, और इसमें 3d3 है तो वही गाइस आपको देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3, और 3d6 में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो इसमें हो गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया, P एंड दिस इज Q एंड दिस इज R। सो जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, P इज ग्रेटर देन R देन Q, करेक्ट। सो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडायमियम इज, एटॉमिक नंबर इसका 60 दिया हुआ है। देखिए गाइज, वैसे तो मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, एटॉमिक नंबर अगर आपको दिए हुए हैं तो आप बहुत जल्दी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। लेकिन इन कभी कभी इन क्वेश्चंस में आपको है ना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देख के भी आपका आंसर आ सकता है। देखिए, जीनोन के फॉर्म में टर्म्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। एक चीज आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, तो उसको आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए, नोबल गैसेस क्या होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और एक ये होता है यूयू, इस तरह करके। इनके अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे बहुत, अब बस हीलियम का तो आपको याद ही होना चाहिए 2। इसके बाद में हमेशा देख किस तरह होता है, 2 + 8 + 8 + 18 + 18 एंड +32, ओके, +32, करेक्ट। अब कैसे, 2 में से 2 8 ऐड कर दो तो 10, 10 + 8 ऐड कर दो तो 18, 18 18 हो गया इसका 36, 36 और 18 हो गया 54, 54 एंड 32 हो गया आपका 86, और यहाँ +32 हो गया, 86 + 32 हो गया आपका 118। बस किस तरह याद करना है, 8 8 18 18 32 32, इस तरह से एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। अगर आप देखिए आपको एटॉमिक नंबर 60 बोला है तो ऑब्वियसली जीनोन के बाद में आया होगा। अब ये किस में है, 1 2 3 4 5, ये 5th में आ गया। तो यानी जो आपका नियोडायमियम होगा 60, वो नेक्स्ट रो, इस वाली रो में भरा जाएगा, समझ रहे हैं, यानी 6s2 वाला रो में आना ही चाहिए इसको, छठी रो में। ओके, सो 54 में -60 करोगे तो आपको कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी फिल करने हैं। यानी जीनोन के बाद में 60 तक आने में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, जिसमें 6s2 एक होना चाहिए, करेक्ट। अब एक बार देख लो 6s2 है, और साथ साथ अगर आपको एक चीज और देखनी है तो इसमें ऑफ बो प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 6s है ना, 6s के बाद में क्या भरा जा रहा है, 4f, करेक्ट। सो हैंस इसमें 6s2 और 4f, कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी 2 यहां, तो 4f4, समझ में, यानी ऑप्शन नंबर 1। इसमें ऐसे भी देखिए आपको जीनोन के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने थे, तो 4 + 2 इसमें 6 आ रहा है, 4 + 2 इसमें 6 आ रहा है, 4 5 6 7 आ रहा है इसमें, एंड 6 7 8 आ रहा है। तो यार ये और ये तो कट गया इसमें, और फर्स्ट और सेकंड में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसमें मैंने क्या बताया, ये 5th है तो छठी 6s2 तो जरूरी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 है। तो आपको एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं होती गाइज इन क्वेश्चंस में, थोड़ा सा बस ये हो लगता है बस टाइम। तो आई होप गाइज आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of electrons present in all the completely filled subshells having n equals to f and s plus half is। अब देखिए n equals to अगर आप 4 देखोगे तो सबशेल्स क्या होते हैं, बेसिकली s p d f, ये वाले ऑर्बिटल्स नहीं, ठीक है, सबशेल्स s p d f होते हैं, ध्यान रखना आप। तो n equals to 4 में अगर आप वो प्रिंसिपल से भी अगर आप देखोगे तो ये वाला हो गया n equals to 4। तो n equals to 4 में आपका S भी आ रहा है, P भी आ रहा है, D भी आ रहा है, F भी आ रहा है। ध्यान रखिए इससे पहले F नहीं है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो लेकिन फिलहाल n इक्वल्स टू जब 4 है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल आउट इन 4 आई मीन SPDF। ओके, तो SPDF में आपको भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये तो एक बात हो गई। तो S में, P में, D में, F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, S में 2, P में 6, D में 10 एंड F में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, जैसे s की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, यानी एक +½ में स्पिन में, एक -½ स्पिन। सिमिलरली 6 में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 फिर 3 नीचे, यानी 3 तो हो गए +½ के एंड 3 हो गए -½ स्पिन के, यानी आधे आधे। तो जो +½ स्पिन का अगर आप मैं इलेक्ट्रॉन्स देखो तो आधे आधे हो जाएंगे। ओके, तो इसको अगर आप ऐड कर दोगे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि n इक्वल्स टू 4 और +½ में ही है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो गया 16, 7 5 12 और ये 4 16। समझ में आया? इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। +½ पूछा था, +-½ होता तो इसको ऐड कर देते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। अगेन गाइस देखिए
इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एक सिंपल सा रूल समझना है। देखिए, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक भी बताई थी उसमें भी मैंने ये चीज बताई हुई थी कि आपको सिर्फ हीलियम नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, बस 2। ओके, चाहे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, यूयूओ। ओके, अब देखिए इसमें जो रूल होता है 2 के बाद में +8 +8 +18 +18 +32 +32। बस आपको ये याद रखना है 8 8 8 18 18 32 32। और ये किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर वो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, हीलियम का तो 2 है, यानी 2 8 10 10 8 18 18 18 36 36 18 54 54 32 86 एंड ये इधर 118। देखिए हो गया इजी। ये तो आपको रो में याद हो ही जाएगा। अब देखिए, बस आपको अगर मुझे ये बताना है नियर इनके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर देख के कौन सा नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखिए Z इक्वल्स टू 38 है स्ट्रोंशियम का, ना कि 2+। एटॉमिक नंबर है स्ट्रोंशियम का, यानी स्ट्रोंशियम में 38 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्ट्रोंशियम 2+ में कितना हो गया 36 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। अब 36 अगर आप देख रहे हो तो 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके क्रिप्टन में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यस, दिस इज मेरा है कि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सिमिलरली जेड सीजियम में 55 है, तो सीजियम प्लस में कितने हो जाएंगे 54, एक इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गया। और ये क्या है, जिनोन का है, तो यानी दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब सेम अगर रूल से आप इन सबको देखेंगे तो 57 - 2 55, लेकिन 55 किसी का नहीं है तो ये नहीं हुआ। पीबी 2+ में 82 है, यानी 80 82 - 2 हो जाएगा। 80 भी नहीं है किसी का, 86 है। Z इक्वल 70 IB + 2+ में Z 72 माइनस कर दोगे तो यानी 68, ये भी नहीं है। एंड अगेन Fe2+, यानी Fe का 26 हो गया, 26 - 2 यानी 24, और ये भी किसी का नहीं है इसमें से। समझ में? तो जो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, जो टोटल नंबर ऑफ आयंस यानी ये स्ट्रोंशियम सीजियम, यानी जो करेक्ट आंसर है विल बी 2। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर दिया है इस। देखिए 4 क्वांटम नंबर्स यानी N L M एंड S, इन ये बताने हैं इसके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। बेसिकली ये हो गया आपके 4। देखिए इसको करने के लिए आपको बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का ड्रॉ करना आता है या नहीं आता, जस्ट इन केस अगर आता है आपको पता हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन और 5s1 ऐसे होता है। ओके, लेकिन अगर आपको वे है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगता है, तो आपके मैं छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूँ और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी गाइज अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है। देखिए बस आपको नोबल गैसेस को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन एंड यूयूओ। ओके, बस आपको अगर इसका 2 पता है तो यानी +8 +8 +18 +18 +36 +32 +32। ओके, यानी 28, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, 8 और 8 18, इसका हो जाएगा 36, इसका 54 एंड 54 + 32 86, 86 + 32 118। समझ रहे हैं? तो आपको क्या फ्लो याद करना है, 2 तो है ही, 2 8 8 18 18 32 32, बस हो गया। अगर आप अब देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये बेसिकली S कौन से इलेक्ट्रॉन में है, यानी 1s2, ये 2s2 में आ जाएगा, ये 3s2 4s2, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब अगर आप देखोगे Z इक्वल टू 36 37 36 में आ रहा है क्रिप्टन, यानी इसके अगली रो में यहां भरा जाएगा। ठीक है भैया, ये तो राइट मोस्ट साइड में होता है, तो यानी 5s1 समथिंग होना चाहिए, 6s नहीं। समझ रहे? जो अब 36 के बाद 37 - 36 करोगे, इसमें माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है बस। तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेगा, 5 के s में। ओके, तो 5s1 हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको नहीं भी पता था, सिर्फ इससे आपको अंदाजा लगा के भी हो गया कि 5s1। समझ आएगा इस? ठीक है, सो 5s1 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए बात की बात, n = 2 तो हो गया आपका 5, n = 5 है, तो अभी तो सब में है 5। s1 है, s की मतलब क्या होता है L में 0, क्यों? देखिए PDF
L इक्वल टू 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, F की। तो S में है तो यानी फिलहाल 0 हो गया, तो ये तो कट गया और ये भी कट गया आपका। ओके गाइज, समझ में आया? अब M की वैल्यू क्या होगी, देखिए M की वैल्यू होती है L के अकॉर्डिंग। सो क्योंकि L अगर आपका S है तो M की वैल्यू क्या, बेसिकली S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो M की वैल्यू 0। P है जैसे, अब के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, तो M की वैल्यू क्या होती है -1 0 +1 ऐसे, है ना। तो S है तो भैया S है ना 5S1, तो S के लिए L के लिए क्या हो जाएगा M 0, ठीक है। तो यानी M की वैल्यू 0 होनी चाहिए, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू भी 0, तो यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है आपको? 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि S में 1 नहीं होता, ठीक है। तो 1 योर फाइनल आंसर। अब प्लस हाफ माइनस हाफ में देखिए एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है, बस एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा। 5s1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है, या तो ऐसे भर दो या फिर ऐसे भर दो, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं होती, ध्यान रखना। प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सभी ऑप्शन में प्लस हाफ दिए हुए थे तो मैंने प्लस हाफ मान के चल लिया। सपोज 500 प्लस हाफ 500 माइनस हाफ हो जाता है तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, इन दोनों में कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं होती। बस प्रेफरेंस ये होती है कि अगर मैं पहले प्लस हाफ के भर रहा हूं तो सारे प्लस हाफ भरे जाएंगे, और सपोज मैं उल्टे स्पिन के भर रहा हूं तो सारे पहले उल्टे स्पिन में भरे जाएंगे। ये बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो फिलहाल इसमें जो करेक्ट आंसर हो गया इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए गाइज, ये डायरेक्ट नीट से उठाए हुए क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार मैक्सिमम, ठीक है। देखिए क्या है, इसमें कंसेप्ट हमेशा याद रखिए कि जैसे आप ये सीरीज पढ़ते हैं, सीरीज लाइमन, ओके, बामर, पाशन, बैकेट एंड पीफन, ओके। तो हमें तो ये पता ही है गाइस कि जब इनके लिए n इक्वल्स टू वैल्यू पढ़ते हैं n1, तो इसके लिए क्या होती है 1 2 3 4 5, ओके। और n2 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 से आगे 2 3 समथिंग इनफाइनाइट, 3 4 आगे, इसके लिए 4 5 देन आगे, इसके लिए 5 6 देन आगे, इसके लिए 6 7 देन आगे। ये तो ठीक है, लेकिन इनके लिए जब ये हम कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रल रीजन है या हायर एनर्जी स्टेट होगी, इसके लिए कंसेप्ट है सिंपल सा, ध्यान रख लीजिए। ओके, ये नीट में भी मैंने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए हुए 10 ईयर के, उसमें भी मैंने उसमें बताए हुए हैं केमिस्ट्री चैनल पे ना। तो देखिए लाइमन का क्या होगा, ये यूवी रेंज अल्ट्रावायलेट रेंज में पड़ता है। बामर होगा आपका विजिबल रीजन में आता है, इकलौता यही है जो विजिबल रीजन में है, और बाकी के तीनों क्या है इंफ्रारेड रीजन में होंगे, ठीक है। समझ रहे तीनों के तीनों, तो बस ये ध्यान रखना आपको। बस इससे अगर आप मैच करोगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है सही आ जाएगा, यानी ए का 2 हो गया यूवी रीजन, लाइमन क्या हो गया यूवी, बी का 4 हो गया विजिबल बामर, है ना, और बाकी के इंफ्रारेड इंफ्रारेड। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, बस ये चीज याद रखनी है गाइज थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 है द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। देखिए इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जब भी आप मतलब मैं अभी थोड़े एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है आपकी, अपार्टमेंट्स बने हुए, और ये क्या है मल्टीपल आपके फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ऑब्वियसली इन फ्लोर्स पे मल्टीपल कमरेज होंगे, रूम्स होंगे, है ना। किसी रूम की कुछ शेप होगी, किसी रूम की कुछ शेप होगी, लेकिन सब सेम लेवल पे है। ये समझें कि अगर अपार्टमेंट में बेस्ड ऑन आपका जो फ्लोर है वो अगर रेंट फिक्स्ड है, मतलब चाहे शेप कुछ भी हो अपार्टमेंट की, एरिया कुछ भी हो अपार्टमेंट का, लेकिन अगर वो सेम फ्लोर पे है तो रेंट अगर फिक्स्ड है तो वे डीजेनरेट हो गए कमरे। मतलब रेंट को आप इससे समझें कि रेंट है यहाँ पे एनर्जी, फ्लोर्स, फ्लोर हो गया आपका nth नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n इक्वल्स टू अगर ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर सेम n है, चाहे कमरों की यानी ऑर्बिटल्स की या सब शेल्स की शेप कुछ भी हो, जैसे 3p और 3d ले रहा हूं, 3 सेम है दोनों में, p और d ये जो शेप है कमरों की कुछ भी हो, लेकिन अगर फ्लोर सेम है, इनका रेंट इक्वल है, यानी इनकी एनर्जी इक्वल है, तो ये क्या हो गया डीजनरेट। समझ में आया, सेम फ्लोर मतलब डीजनरेट। तो यही इसमें भी होता है कि जब भी कोई भी एटम होता है जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, सो जो ऑर्बिटल्स होंगे विद सेम एनर्जी, ओके, और सेम एनर्जी होंगे, और चाहे डिफरेंट थोड़ी शेप भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस, ओके, n इक्वल्स टू 1 है, तो वे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं।
तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, करेक्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट है इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजनरेट ऑर्बिटल। तो अब आप इसको अब ये समझ में आइए कि हाइड्रोजन एटम क्या है, मल्टी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेम फ्लोर है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, चाहे तो कमरों की शेप कुछ भी हो, ओके, यानी ऑर्बिटल्स की शेप कुछ भी हो, तो वे डिजनरेट ही होते हैं। तो 3p एंड 3d में अगर आप देखोगे 3p एंड 3d, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, तो एक कमरा तो ये हो गया आपका 3p और एक कमरा हो गया 3d, कुछ भी शेप हो इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो देखिए होता क्या है, हालांकि जो आपका 3p और 3d ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप डिफरेंट है, लेकिन उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। और क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो भी नहीं है इंटरेक्शन, समझ है। तो यानी जो भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ वो पड़ रही है जो कि न्यूक्लियस उस पर लगा रहा है। ओके, सो दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर वो सेम है तो आपका एनर्जी भी सेम हो गया, समझ में आया। तो ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो फिलहाल इस जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया और ये जो एनालॉगी दी है आपको रेंट वाली, उसको ध्यान रख के जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विल बी योर फाइनल आंसर। स्टेटमेंट वाज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन हीलियम यानी He प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन 2023 में भी आए हुए थे, उसमें बस ग्राउंड स्टेट बोल दिया था, फॉर एग्जांपल फिफ्थ टू ग्राउंड स्टेट। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये वाला फॉर्मूला भी बताया था। तो देखिए काफी हेल्प होती है पीवाईक्यूज करने में। देखिए सिंपल सा रोल है, फॉर्मूला है nth n1 से n2 में जंप कर रहा है सपोज आपका इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है क्या होगा, जैसे n2 माइनस n1, ओके, मल्टीप्लाई बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन जो भी एक्साइटेड स्टेट होगा, मतलब जो भी लेवल्स का चेंज है, यानी डेल एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, सो अब एक बार देखिए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है, यानी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n इक्वल्स टू 6, करेक्ट। देखिए ग्राउंड स्टेट है यानी n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 2, समझ में आया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 3, तो ये ध्यान रखना है। तो 6 हो गया फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया, n इक्वल्स टू 2। ओके, तो बस इसमें 6 माइनस 2 क्या हो गया 4, यानी 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ये हो गया 5 डिवाइड बाई 2 यानी 10। तो इसमें जो 10 है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ में आया। देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बेसिकली क्या रहे हैं, देखिए ये है। ओके, सपोज लाइन n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6, ठीक है। सिक्स्थ से मुझे फर्स्ट एक्साइड स्टेट में आना है यानी 2 में, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तो ऐसे भी आ सकता है, फिर एक इस पे जंप करा, समझ आया, फिर यहां से यहां आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप करा, फिर यहां से यहां आ गया। ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले यहां जंप करे, उसके बाद ये, फिर ये ऐसे जंप करे। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो बेसिकली फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल रहे हो, समझ में आया गाइस। तो फिलहाल इसमें जो फाइनल आंसर हो गया आपको हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल इफ electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom is। देखिए ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये सोडियम एटम है ना, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 242 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली जो एनर्जी है यानी E इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा से कह दो आप, ये इट जस्ट सफिशिएंट हो रही है, यानी ये जब इस पे पड़ रही है तो बस इतनी एनर्जी मिल गई कि वो अब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से एक्साइट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये पूछा जा रहा है कि किलोजूल पर मोल में बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कि अगर ये देखिए जो पर एटम जो एनर्जी है वो दी हुई है, पर मोल पूछी हुई है बस, ठीक है। पर एटम कैसे निकालोगे, E इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा,
वैल्यू रखोगे तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.6, प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एंड 242 नैनोमीटर है यानी 242 इंटू 10⁻9 मीटर। करेक्ट, ये वैल्यू रख दी। तो इससे जब ई कैलकुलेट करते हो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये क्या है, एक एटम को जितनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि वेवलेंथ बताई हुई थी रेडिएशन की कि एक एटम को निकालने के लिए इतनी है तो पर मोल बतानी है। तो देखिए एक एटम की निकल गई एनर्जी ई पर एटम जो निकल रही है, ये कैलकुलेट करोगे जब आप तो आपकी आ जाएगी 0.08118 इंटू 10⁻17, या फिर इसको देख बस इसको कैलकुलेट किया मैंने, है ना, तो 8.18 इंटू 10⁻19 हो गया। ये हो गया पर एटम, ठीक है। देखिए पर एटम हो गया, मोल में निकालना है। देखिए एक एटम की तो कितना हो गया 8.18 इंटू 10⁻19, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितना हो जाएगा 8.18 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23 प्लस है, मल्टीप्लाई हो गया। ये कहां से आ गया, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी एवोगैड्रो नंबर। समझ रहा है? तो इसलिए अगर मैं एक एटम का पता है मुझे इतने एटम्स में, यानी 1 मोल के कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 492.68 किलो जूल पर मोल। 492 देख लीजिए आप, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, 492.68 है यानी 493 समथिंग कुछ करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यानी किलो जूल पर मोल। तो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। बस इस तरह से करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 आर। देखिए अगेन इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से आता है तो आप ये दे दोगे कि इसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 4s1 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। ओके, समझ में, और 4s1 भरे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। लेकिन जस्ट इन केस आपको गाइज अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने में टाइम लगता है, मैं आपको हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, बस उसको याद रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए नॉर्मल गैसेज होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड UuO, ये वाला होता है। अभी हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2। बस इसके बाद आपको क्या करना है, +8 +8 +18 +18 +32 +32। क्या याद करना है, 2 8 8 18 18 32 32। बस ये तो याद कर लोगे ना गाइज आप, 8 8 18 18 32 32। बस 2 8 10 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। इसका हो गया 18 18 18 36 36 18 54 54 32 86 86 32 118 हो गया। अब देखिए 19 एटॉमिक नंबर है, यानी यहां 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3s2 होगा। समझ में? देखिए ये 1 2 3 के 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, यानी s में कौन सा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर थर्ड में 19 है तो थर्ड वाली रो अब जस्ट खत्म हुई है। अब जब 19 वाला भरा जाएगा तो वो फोर्थ वाली रो में आएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि राइट मोस्ट साइड में होता है। तो यानी 19 इलेक्ट्रॉन्स है -18, यानी एक इलेक्ट्रॉन भरना है सिर्फ। यानी सबसे पहले किस में भरा जाएगा, 4 वाले में। 4 में किस में, s में। मैंने क्या बताया था 1s2 2s2 3s2, यानी एक इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे 4s1 में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर आपको भरना भी है तो, करेक्ट, आर्गन 4s1। देखा गाइज कितनी आसानी से आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बन गया, अगर आपको पता भी नहीं था तो। ठीक है, सो ये तो छोटा था, लेकिन जब बड़े बड़े एटॉमिक नंबर दे दिए जाते हैं तो उसमें टाइम लग ही जाता है स्टूडेंट्स का। तो फिलहाल जब आउटरमोस्ट शेल का हो गया 4s1, आपको क्या बताना है, n की वैल्यू क्या होगी 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n इक्वल्स टू 4, यानी तीसरा भी कैंसिल दूसरा भी कैंसिल। s में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 0। क्यों, देखिए l की वैल्यू कैसे निकालते हो, SPDF है, l की वैल्यू इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, तो 4s1 है तो l की वैल्यू होगी 0। तो ये हो गया, ये भी कट गया, तो ये करेक्ट आंसर हो गया ये। आगे आगे भी देखना है आपको, m की वैल्यू क्या होती है, s, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 है जैसे p के लिए तो m की वैल्यू क्या होती है -1 0 +1, है ना, ऐसे। लेकिन फिलहाल l 0 था तो m 0 हो गया आपका, करेक्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन यानी 4s1 भरा जा रहा है
तो उसको चाहे आप +1 लिख दो, +½ या -½ लिख दो। स्पिन है ये, स्पिन कैसे देखिए, जब 4s1 भरा जा रहा है तो ये भरा जा रहा है 4s1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, वो तो चाहे आप ऐसे भर दो और चाहे आप इसको ऐसे भर दो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं इस वाले स्पिन को +½ लिखता हूँ, इसको -½ कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, बस ऑप्शन में सब में +½ दिए थे तो +½ लिख लिया, समझ में आया? तो बस इसी वजह से आपका ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगली, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्लॉट represents most appropriate relation between wavelength of electron and momentum of electron। देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और mv क्या होता है आपका मोमेंटम h/p। तो वी नो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, समझ रहे? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p या लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो लैम्डा और p के बीच में ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला। चाहे लैम्डा और p यहां ले लो, चाहे p और लैम्डा यहां ले लो, समझ रहे? 1/p अगर मैं लूंगा 1/p, तब स्ट्रेट लाइन आएगी, समझ में आया? तो ये वाला जो क्या हो गया करेक्ट आंसर, ये वाला क्या हो गया, ये अगर ऐसा बनता तो करेक्ट है, ये हो गया इसलिए गलत। इसमें लैम्डा 1/p नहीं है, लैम्डा और p में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, लैम्डा 1/p में बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट, लैम्डा और p ये बेसिकली उल्टे कर दिए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। देखिए कभी कभी इसमें तो क्वेश्चन में रेडियल नोड्स पूछा हुआ है, कभी कभी आपको एंगुलर नोड्स भी पूछ लिया जा सकता है। देखिए आपको बस मैं एक छोटा सा चीज बता दूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। देखिए कभी टोटल नोड्स पूछे जाए तो उसको क्या होता है, एंगुलर नोड्स, ओके, प्लस रेडियल नोड्स। देखिए नोड्स क्या है, नोड्स वे हैं बेसिकली जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नल बेसिकली, है ना, 0। तो उसको नोड्स बोल जाते हैं। जैसे आप अगर एक ग्राफ बनाते हो, जो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे ग्राफ पे ये लाइंस जो वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस निकालते हो, तो जब पॉइंट पे ये ग्राफ को ये एक्स एक्सिस को काटता है उसमें नोड्स होती हैं बेसिकली। वो चाहे आप ग्राफ से बना लो चाहे आप ऐसे बना लो, समझ में आया? सो एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल नोड्स होता है टोटल नोड्स। एंगुलर नोड्स का क्या होता है, जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है यानी एल, और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। ओके, अगर टोटल नोड्स आपसे पूछी हुई हैं तो अगर आप गौर से देखोगे तो n-1 से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि रेडियल नोड्स पूछा हुआ था यानी n-l-1, n क्या है इसमें 3, माइनस l क्या है, p की वैल्यू है, l के लिए क्या होता है 1, क्यों s p d f, l की क्या होती है 0 1 2 3, तो 3 - 1 -1, ओके, तो यानी हो गया आपका 1। तो जो आपकी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं 3p में 1 हो गई, यानी ऑप्शन नंबर 1 योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और प्लीज जरूर लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू, बाय।